बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, इसके भाग 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे भूकंप। विशेष रूप से जब हम बात करेंगे कि भारत में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो किस प्रकार से आती है और उनका क्या प्रभाव हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसके अंतर्गत आज हम बच्चों भूकंप की स्थिति देखेंगे और भूकंप किस प्रकार से कौन से स्थानों पर और किस वेग से किन तेजी के साथ में भारत में आता है और इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक और किस प्रकार से ये हमारे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों भारत में प्राकृतिक आपदाएं, भारत में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है। पिछले भाग में भी हमने देखा था कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उनमें से अधिकांशतः या पूर्णतः सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भारत में आती है। अब बच्चों इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग प्रकार के भूआकृतिक उच्चावाचीय स्थिति, जलवायु प्रक्रम आदि यहाँ पर चीज़ें पाई जाती है। यहाँ पर अनेकता में एकता वाले सिद्ध यहाँ पर होती है। तो इतने बड़े देश में अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती है, उनका निवारण हम कैसे करेंगे, उनसे बचाव हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। ना केवल बच्चों प्राकृतिक रूप से बल्कि कल्चरली अर्थात सांस्कृतिक विविधताएं भी यहाँ पर व्यापक रूप से मौजूद है। यह हम पहले के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न भूआकृतियाँ, उच्चावाच, अलग अलग प्रकार की जलवायु प्रदेश आदि चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और उनके होने के कारण यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। तो वृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में हमारी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। एक हैं हम, सभी तरीके से एक है, लेकिन फिर भी प्रादेशिक रूप से उसमें विभाजन देखने को मिलता है और यही कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती है। बच्चों वृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, ठीक है, बड़ा आकार है हमारा, काफी बड़ा आकार है, प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता है। जहां एक और बच्चों हम देखें तो हिमालय की चोटियां है, मध्य में मैदानी भाग है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, तटीय मैदान है, द्वीप है, आदि स्थिति यहाँ पर है जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। लंबे समय तक हम उपनिवेश की स्थिति में रहे, अर्थात हम गुलामी के दौर में रहे। साथ ही अभी भी जारी सामाजिक भेद उन्मूलन और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेदता को बढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो भी देखी जाती है। इस वजह से भी यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं से होने वाले जो हानियां हैं वो ज़्यादा देखी जाती है। हम पहली बात करेंगे बच्चों यहाँ पर भूकंप की। अब भूकंप की जो स्थिति है, बेसिकली यदि हम बात करें बच्चों, भूकंप से कोई मरता नहीं है, बेसिकली भूकंप से नहीं मरता, लेकिन भूकंप से होने वाले जो प्रभाव है, अर्थात भूकंप के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, जो निर्माण है, उनके गिरने से या संचार परिवहन के साधनों के समस्याग्रस्त होने से उसके बाद समस्या पैदा होती है। डायरेक्ट भूकंप से कोई नहीं मरता, क्योंकि हम जानते हैं भूकंप से भूमि में हलचल होगी और भूमि में हलचल से जन धन की ज़्यादा व्यापक हानि नहीं होती। व्यापक हानि कब होती है, उन किन परिस्थितियों में होती है? जब हम उन क्षेत्रों में जहां पर भूकंप के जो क्षेत्र है वहां पर निर्माण करें, ठीक है, अनियोजित रूप से निर्माण करे और इस प्रकार की बिल्डिंग्स को खड़ा करे जिससे कि बिल्डिंग्स को गिरने से, निर्माण को गिरने से अवसंरचनात्मक रूप से समस्या पैदा हो जाए, तब जाकर के जनधन की हानि होती है। तो भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका पहले से कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। वर्तमान समय तक वैज्ञानिकों ने बच्चों इतना कार्य किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसके बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में हम नहीं जानते कि कब आएगा और बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। हम देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि स्थानों पर, अनेक स्थानों पर जब भूकंप आते हैं तो भारी मात्रा में जनधन की हानि पहुंचाते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है, ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।
विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा भूगर्भिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके कारणों से यहाँ पर भूकंप आते हैं। दूसरी पुस्तक में भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत पुस्तक है बच्चों, वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह विवर्तनिक क्रिया है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते कि कब भूकंप आएगा, लेकिन एक क्षेत्र फिक्स कर सकते हैं हम कि यहाँ इन क्षेत्रों में भूकंप की स्थिति ज़्यादा पाई गई है, यहाँ पर इनकी आवृत्ति ज़्यादा पाई गई है। तो वहाँ पर हम इस तरीके का नियोजन कर सकते हैं बच्चों कि वहाँ पर भूकंप से होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है उनको हम कम कर सकें। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। जो विवर्तनिक क्रिया है पृथ्वी के भूगर्भ में, विशेष रूप से ऊपरी सतह में जो विवर्तनिक क्रिया है उसके वजह से भूकंप ज़्यादा आते हैं। हालांकि भूकंप आने के छोटे मोटे जो दूसरे कारण हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो इतने विनाशकारी नहीं होते जितने विवर्तनिक क्रिया के द्वारा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखीय विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम करता है। जो दूसरे प्रकार के दूसरे कारणों से आने वाले जो भूकंप है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से आने वाला भूकंप है, चट्टान गिरने से, भूस्खलन से, जमीन के अवतलन या धंसने से, बांध व जलाशयों के बैठने आदि से जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होते, उनसे हानि भी कम होती है। लेकिन विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो भूकंप आता है, जो कि क्या होता है, भूगर्भ के अंदर से आता है, पृथ्वी के अंदर से जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं और ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लोक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। तो हमें यह देखना है बच्चों कि हिमालय के साथ साथ जहाँ पर हिमालय की स्थिति है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप प्राप्त होते हैं। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। अर्थात जितने भी हिमालयी क्षेत्र है उन सभी हिमालयी क्षेत्र भूकंप से प्रभावित माने जाते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिम क्षेत्र, विशेषकर गुजरात का जो बच्चों कच्छ वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप देखा जाता है। लगभग हर 30 साल में वहां पर उस क्षेत्र में भूकंप की आने की प्रायिकता होती है। गुजरात 1819 में, 1956 और 2001 में। 2001 का जो भूकंप आया था 26 जनवरी को, काफी विनाशकारी भूकंप था जो कि गुजरात में भुज में आया था। महाराष्ट्र 1967, 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए थे। हाल ही में यदि हम बात करें बच्चों तो ये भूकंप कहां पर थे, भूकंप जो कि हिमालयी क्षेत्रों से अलग थे, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अब यहां तक तो ठीक है बच्चों कि हमने हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की व्याख्या की कि भारतीय प्लेट उत्तर और पूर्व की ओर गमन करती हुई यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इस वजह से भूकंप आ रहे हैं। हम यहां पर मध्य पश्चिमी जो क्षेत्र है यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर समुद्र के प्लेट का निमज्जन होना इसका कारण बताते हैं। ठीक है, जो भारतीय प्लेट है जो कि विशेष रूप से पश्चिमी जो क्षेत्र है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस प्लेट का निमज्जन होना इसके कारण बताते हैं। लेकिन बच्चों दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो कि प्रायद्वीपीय पठार है वो स्थिर है, पुराना है, प्रौढ़ है, दृढ़ है, उसमें भूकंप होने की कोई भी जरूरत नहीं, अर्थात वहां पर भूकंप नहीं आ सकता, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर भूकंप देखे जाते हैं। इसके क्या कारण है, यह बड़ी समस्या पैदा करता है वैज्ञानिकों के सामने। ठीक है बच्चों, कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार अब यदि भूकंप आ रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या तो होगी। तो उन्होंने बताया कि लातूर और ओस्मानाबाद में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है के नजदीक भीमा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, और उसके समानांतर उसके क्षेत्र में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है और इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। और इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट जो कि हम अभी तक ऐसा मानते थे कि भारतीय प्लेट स्थिर है, दृढ़ है, पुरानी है और एक ही प्लेट है, इस प्रकार की जो संकल्पना आई वो यहां पर इस पुरानी संकल्पना को तोड़ती हुई प्रतीत आती है। अर्थात वो ये मानती है नई संकल्पना के अनुसार कि यदि यहां पर इस भीमा क्षेत्र में
भीमा नदी के क्षेत्र में यदि कोई भ्रंश घाटी हुई तो नई प्लेट का निर्माण भी हो रहा है, ऐसा कुछ विचार किया जा सकता है। बच्चों, वैज्ञानिक इस बारे में अपनी कल्पनाएं ही दे सकते हैं, वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो नई थ्योरी के अनुसार, नई संकल्पना के अनुसार क्या है कि भीमा जो भ्रंश है उसका निर्माण हो रहा है पठारी क्षेत्र में। ठीक है, जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन का जो पठार है बच्चों, वहां पर भीमा क्षेत्र में भीमा नदी के जो भ्रंश है उसके साथ में नया भ्रंश का निर्माण हो रहा है और नई प्लेट का निर्माण हो रहा है, ऐसा बताते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में या जोन्स में बांटा है। तो यहाँ पर इतने संस्थानों ने, जिसमें राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ अभी हाल ही में कुछ समय पहले बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन सब ने मिलकर के बच्चों पिछले 1200 भूकंपों का अध्ययन किया कि 1200 भूकंप कहाँ पर आए, किस पैमाने पर आए, कितनी तेजी से आए, उसका क्या प्रभाव पड़ा और कब कब आए। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा था। ठीक है बच्चों, लेकिन वर्तमान में हाल ही में बच्चों वर्तमान में 5 क्षेत्रों में ना बांट करके पहला जो भाग था उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में 4 जोन्स में ही बांटा है। ये हाल ही की घटना है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें अपनी किताब के अनुसार तो यहाँ पर पहला जोन है ये। ठीक है, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र जो होगा वो पहला जोन होगा। इसके बाद निम्न क्षति जोखिम जो क्षेत्र होगा वो दूसरा जोन होगा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र होगा वो तीसरा जोन होगा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र होगा वो चौथा जोन होगा और अति अधिक क्षति जोखिम जो क्षेत्र है वो 5वां जोन होगा। इस प्रकार से 5 जोनों में हमने भारत को यहाँ पर भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में बांटा है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम मैप में देख सकते हैं कि 5 कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, आदि चीज़ों को। लेकिन वर्तमान समय में पहला जो जोन है इसको सेकेंड जोन में मर्ज कर दिया है और वर्तमान में 4 जोन ही भारत में है जो कि भूकंप संभावित क्षेत्र को हमें बतलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखने से हमें पता चल रहा है कि सर्वाधिक भूकंप संभावित जो क्षेत्र है वो हिमालयी क्षेत्र है, साथ ही कच्छ का यहां पर क्षेत्र है। कच्छ क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र, यह दोनों क्षेत्र भूकंप से अति प्रभावित माने जाते हैं, जो कि अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र कहे जाते हैं। तो यहां पर बच्चों ये है। इसके अलावा हिमालय पूरे क्षेत्र में यहां पर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का समूचा क्षेत्र है जो कि अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है। और साथ ही बच्चों कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। भुज में हमने 2001 में भूकंप जो आया था 26 जनवरी को, उसको भी यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से मुख्य रूप से अति अधिक जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र और यहाँ पर कच्छ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर माने जाते हैं। इसके समीप जो क्षेत्र हैं वो जोन 4 में माने जाते हैं। इसके समीप बच्चों यहाँ पर इसके अलावा पूरा उत्तर भारत के ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ हिस्सा, दिल्ली तक बच्चों यहाँ पर ये दिल्ली तक भी जोन 4 में आता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार के ये क्षेत्र है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के रूप के पास में यहाँ पर ये क्षेत्र भी जोन 4 में माना जाता है। इसके अलावा ये मुंबई के समीप का जो क्षेत्र है ये भी जोन 4 में माना जाता है। ये जोन 4 के क्षेत्र है। इसके बाद जोन 3 की यदि हम बात करें तो जोन 3 में इसके आसपास के जो क्षेत्र है ये जोन 3 में आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम जोन 3 को देख सकते हैं। ठीक है, जोन 3 इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है जो कि तटीय क्षेत्रों में है विशेष रूप से। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा आदि क्षेत्र जो है वो जोन 3 में आते हैं। अब बात करें बच्चों जोन 1 और जोन 2 की। जोन 1 और जोन 2 की बात करें तो मध्य का ये जो क्षेत्र है, मध्य भारत का, साथ ही
राजस्थान का अधिकांश हिस्सा जो कि पूर्वी क्षेत्र है, यह भी जोन फर्स्ट एंड सेकंड में आते हैं। मध्य प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पर हम बात करें उड़ीसा का हिस्सा, पूर्वी भारत के जो अधिकांश क्षेत्र है, दक्षिणी भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है, यह भी जोन फर्स्ट और सेकंड में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन सा क्षेत्र कौन से जोन में आता है, और इन्हीं स्थानों पर चूंकि पिछले 1200 भूकंपों का हमने अध्ययन किया और 1200 भूकंपों के अध्ययन करने के पश्चात हमने यह नक्शा बनाया है, और इस नक्शे के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, कौन से में कम आते हैं, कौन से में उससे भी कम आते हैं, और कौन से में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहां पर 5 भागों में बांटा, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, नेक्स्ट है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, थर्ड है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, फोर्थ है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, और पांचवा है बच्चों अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। ये 5 भागों में हम इसे बांट चुके हैं। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तरांचल, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है, जो कि सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित या पीड़ित क्षेत्र माने जाते हैं। यह अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली में बच्चों 4 जोन में आता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र में आते हैं, जो कि 4 जोन जिसको हमने कहा। थर्ड जोन में यदि हम बात करें तो देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। तो दक्कन पठार का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है भूकंप के अनुसार। ठीक है बच्चों, भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या होते हैं? अब बच्चों, भूकंप के सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम क्या होते हैं इसको हम जान सकते हैं कि जब भूकंप आता है तो किसी भी क्षेत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देता है। वहाँ की सामाजिकता, वहाँ की सांस्कृतिकता, साथ ही वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप और वहाँ की बच्चों जलीय स्थिति, नदी यदि अपवाह तंत्र को देखें, आदि चीज़ों को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। तो भूकंप के साथ भय जुड़ा है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरपाती है। जहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो परिणाम हमें देखने होंगे, जो उपाय करने होंगे उससे पहले कौन कौन से परिणाम है, कौन कौन सी समस्या है उसको देखना होगा। तो ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था में गहरी चोट पहुंचती है। तो यहां पर यदि किसी क्षेत्र में बच्चों भूकंप आता है तो उस पूरे क्षेत्र का यहां पर विनाश हो जाता है। और यहां से उबरना, इस भूकंप से उबरना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से यह बड़ी समस्या पैदा करता है। और एक चीज और बच्चों, भूकंप आने से यहां पर परिवहन और संचार की व्यवस्था भी चौपट हो जाती है, जिससे कि जो बचाव करने के लिए जो बचाव टीमें जाती है उनको भी बड़ी समस्या वहां पर देखी जाती है। इसलिए भूकंप और ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। अब भूकंप के यदि हम बात करें तो भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। कोई एक प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, सम्मिलित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, जलीय क्षेत्र हो, ठीक है, तो सभी प्रकार के क्षेत्रों के वहां पर विनाश देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। यहां पर भूकंप के प्रभाव हम देख सकते हैं, 3 प्रकार से हमने इसे बांटा है। भूतल पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, मानवकृत ढांचों पर और जल पर, इन तीनों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे इसको हम यहां पर देख लेंगे। भूतल पर यदि बात करें तो दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण,
भूदबाव संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, और इनके कारण यदि इतनी सारी भूतल पर कार्य होंगे तो श्रृंखला प्रतिक्रिया भी आ सकती है, एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दरारे से दरारें पड़ना होता है और जल पर क्या लहरें उठेगी, ठीक है, बस्तियों का खिसकना होगा और जल गतिशीलता यहां पर पाई जाएगी जिससे कि दबाव महसूस होगा। उसके बाद भूस्खलन होगा जिससे उल्टना या फिर सुनामी जैसी स्थिति जल में पाई जाती है। द्रवीकरण, आकुंचन, भूदबाव से निपात जैसी स्थिति और संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, यहां पर भी संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, तो एक क्रिया से दूसरे प्रकार की समस्या भी यहां पर देखी जा सकती है भूकंप के प्रभाव के रूप में। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगे दरारें डाल देती है जिससे कि पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। तो भूकंप से जब दरारें हो जाती है बच्चों, तो दरारें होने के कारण अंदर से जल निकल सकता है, साथ ही अंदर से जो दूसरे प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ है जैसे कि पेट्रोल है या फिर दूसरे गैस है, ये भी बाहर निकल सकते हैं और उनसे समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही भूकंप से बच्चों क्या होगा, यहाँ पर भूकंप से भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन के द्वारा मोटे मोटी चट्टानें नीचे आ सकती है और चट्टानें जब नीचे आ गई तो नदी तंत्रों पर या फिर प्रवाह जो नदी वाहिकाएं होगी उन पर आकर के गिर सकते हैं और गिर करके उनके प्रवाह को रोक सकते हैं। तो श्रृंखलाबद्ध कार्य भी हो सकता है, केवल एक सीधे तौर पर सीधा सीधा प्रभाव ना हो करके बच्चों श्रृंखलाबद्ध कार्य भी यहां पर देखने को मिलता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, भूकंप के द्वारा भी नदियां अपना रास्ता बदल लेती है जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं भी आ सकती है। तो यहां पर भूकंप के द्वारा ना केवल भूकंप आ सकता है बल्कि भूकंप के द्वारा जो प्रवाह जो क्षेत्र है उसमें अवरोध आ सकता है। इसके अलावा यदि हम पानी की समस्या, दलदल की समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या आदि विभिन्न प्रकार की जो दूसरी समस्या है वो भी यहां भूकंप से जुड़ी हुई रहती है। अब है बच्चों भूकंप का न्यूनीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, भूकंप को कम कैसे हम कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। भूकंप को तो रोका नहीं जा सकता और भूकंप कोई पहले सूचना देकर के भी नहीं आता, हमें किसी भी प्रकार से भूकंप की सूचना पहले प्राप्त नहीं हो सकती वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार तक। तो इसको हम कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, चूंकि है परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देता है, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। मैंने बताया था बच्चों के कि जो भूकंप है, भूकंप से जनित समस्या तो होती है, लेकिन यदि दूसरी प्रकार की यदि आपदाएं हो तो वहां पर राहत एवं बचाव कार्य आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन भूकंप की स्थिति में यदि हम बात करें तो यहां पर चूंकि संचार और परिवहन व्यवस्था भी चौपट हो जाती है, इस वजह से यहां पर भूकंप का जो प्रभाव है बहुत अधिक देखने को मिलता है। चूंकि ये परिवहन संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, किसी भी कारण करके हम भूकंप को नहीं रोक सकते। अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, बस। इसके अलावा हम ना तो भूकंप को रोक सकते हैं बच्चों, ना भूकंप की पूर्व सूचना हमारे पास आ सकती है। तो हमें करना क्या है, हम किस प्रकार से इसके प्रभाव को कम करें, जन और धन की जो हानि है उसको हम कम कैसे कर सके, इसके बारे में क्या है तो हम विभिन्न प्रकार के कार्य करने होंगे। तो पहला है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पर भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं जिससे भूकंप संभावित क्षेत्र में लोगों को सूचना पहुँचा सके। जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। जो जीपीएस जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम है उसके द्वारा हम प्लेट की जो संरचना है, प्लेट में जो हलचल है उसको देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान तक बच्चों अभी तक इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि हम इसे सटीकता के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक तो इसमें हमें पहला प्रयास तो इस तरीके से करना चाहिए।
दूसरा है देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, वो हमने कर ही दिया है और अभी हमने बताया ही था कि और ज्यादा छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर हमें इसके बारे में मानचित्र तैयार करना होगा और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना, अवेयरनेस फैलाना, अवेयर करना लोगों को इसके बारे में कि किस प्रकार से यदि भूकंप आ जाए तो हमें अपना बचाव किस प्रकार से करना चाहिए। और इसमें यदि हम बात करें तो आपदा जो प्रबंधन का जो कार्य किया जाता है वहां यहां पर इस प्रकार के शिक्षित करने का जो कार्य है वो अच्छे से किया जा रहा है। तीसरा है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे प्रकार के, जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जापान नामक देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, वहां रोज सा भूकंप आते रहते हैं, डेली से भूकंप आते रहते हैं। तो वहां पर इस प्रकार की भवन डिजाइन, इस प्रकार का निर्माण भवनों का किया जाता है जो कि भूकंप से प्रभावित नहीं हो। भूकंप तो आएगा, भूकंप को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, तो भूकंप से प्रभावित नहीं हो या फिर हल्के पदार्थों का वो प्रयोग करते हैं जिससे कि यदि वो घर, यदि निर्माण टूट भी जाए तो जन धन की हानि नहीं हो, मानव का जो जान की हानि है वो कम से कम हो, इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। और जो नई इमारतें बनती है बच्चों वो भूकंप रोधी होनी चाहिए जिससे कि भूकंप आने पर छोटे मोटे भूकंप के साथ में वो इमारतें गिरे नहीं, ठीक है। और साथ में उनके निर्माण यदि बात करें तो हल्के निर्माण सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए जिससे कि भूकंप से बच सके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने भूकंप की स्थिति देखी कि कहां किन क्षेत्रों में भारत में भूकंप ज्यादा आते हैं, इनके क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो भूकंप को हम रोक नहीं सकते, विस्तृत रूप में यदि हम बात करें तो बच्चों हम कह सकते हैं कि भूकंप को हम ना रोक सकते हैं, ना इसकी हमें सटीक पूर्व जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें केवल इसके बचाव और अवेयर फैलाने का काम ही करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने भूकंप पढ़ा, अगली क्लास में हम दूसरे प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।